हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। सो गाइज, हमारी जो है पंजाब जीके की सीरीज चल रही है और वो सभी तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारे आने वाले पटवारी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो गाइज, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा एफर्ट्स, हमारी वीडियोस वगैरह अच्छी लग रही हैं तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। फाइन। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी क्लास का आज का, हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग मासेकर। गाइज, हमने लास्ट क्लास में जलियांवाला बाग मासेकर बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया था कि रॉलेट एक्ट आया था, उसकी वजह से हमारे जो पंजाब के प्रोमिनेंट लीडर्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया था और फिर लोगों ने प्रोटेस्ट के लिए जो है जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे और माइकल और डवायर ने वहां पे गोलियां चलाने का ऑर्डर दिया था, जो उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के, राइट। और जनरल डायर वहां पे मौजूद थे स्थिति के ऊपर जहां पे उन्होंने फायरिंग करवाई थी, ठीक है। तो ये सब रिपीट नहीं करेंगे, आप पिछली वीडियो में जाके इन सब चीजों को दोबारा से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, राइट। फिलहाल हमारा फर्स्ट आज का क्वेश्चन क्या है कि जलियांवाला बाग मासेकर के समय वाइसराय कौन थे। देखिए, जलियांवाला बाग मासेकर हुआ था 1919 में और 1919 में उस समय वाइसराय हमारे पास कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, ठीक है। लेकिन बेटा इस क्वेश्चन को ना हम यहीं पे बंद नहीं करेंगे, क्योंकि 1919 से ना सिर्फ एक यही चीज हमारे पास, एक यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता, बल्कि एक बहुत ही अच्छा और भी क्वेश्चन बनता है हमारे पास, तो उसे हम लोग जरूर एक बार डिस्कस करते हैं, राइट। सी गाइज, 1919 का जब साल था ना, तो हमारे पास सिर्फ रॉलेट एक्ट नहीं आया था, ठीक है, सिर्फ हमारे पास ये जलियांवाला बाग मासेकर नहीं हुआ था, सिर्फ खिलाफत इशू हमारे सामने नहीं आया था, इसके अलावा भी हमारे पास एक एक्ट आया था, गवर्नमेंट का एक एक्ट आया था, यस, ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक एक्ट आया था। तो इंडियन काउंसिल एक्ट उस समय हमारे पास आया था 1919 का, ठीक है। अभी 1919 का जो एक्ट आया था, इसके अंदर क्या ऐसा आया जो हम इंडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया? तो इसके अंदर आया जी डायआर्की, इंट्रोडक्शन ऑफ डायआर्की। देखिए, डाय का मतलब होता है टू और आर्क का मतलब होता है रूल करना, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन का सेटअप किया था कि किसी ना किसी तरीके से वो पूरे सेंट्रल इंडिया के ऊपर भी अपना कब्जा जता सकते थे और जो प्रोविंसेस थे, जो प्रांत थे, जो राजे महाराजाओं के प्राइंसली स्टेट्स हुआ करते थे, उन सब के ऊपर भी वो इनडायरेक्ट अपना रूल किया करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप कर लिया था। तो इस तरह के रूल को हम क्या कहते हैं? डायआर्की कहते हैं, राइट। बाकी आपको बेटा पेपर में कोई नहीं पूछने वाला एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ डायआर्की, या फिर उसको सारे को एक्सप्लेन करके बताइए। आपसे सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्यूरिंग द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919 क्या इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम? तो डायआर्की आया था पहली बार, राइट। और उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है कि डायआर्की कौन से एक्ट में आया था, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। अभी इसके साथ ना एक और क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो क्या है? देखिए, ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट है ना, इसे हम किस और नाम से जानते हैं? इसे हम जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्योंकि ये तो क्रैश कोर्स है, तो आई होप आप लोग तैयारी करके जरूर बैठे होंगे यहाँ पे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है। तो क्लासरूम में भी हमने काफी बार इसका डिस्कशन किया जब भी हमने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है। बेटा, मॉन्टेग्यू थे उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। चलिए इसके बारे में समझते हैं। सी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश कैबिनेट का एक पर्सन होता था, ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर होता था, एक मिनिस्टर होता था, ठीक है। इसका ऑफिस जो होगा, अभी देखिए ब्रिटिश कैबिनेट का पर्सन है तो वहां पे हाजिरी तो लगानी पड़ेगी ना, तो इसका ऑफिस इंडिया में तो हो ही नहीं सकता। तो सीधी सी बात है भाई, इसका ऑफिस किधर था? इसका ऑफिस लंदन में था। कोई पूछ ले तो रट्टा मारने वाली चीज नहीं है, दिमाग लगाने वाली चीज है कि भी अगर वो बंदा ब्रिटिश कैबिनेट का बंदा था तो उसका ऑफिस इंडिया में तो हो ही नहीं सकता। अभी इंडिया से बार बार फ्लाइट पकड़ के थोड़ी ना अपनी कैबिनेट मीटिंग्स अटेंड करने जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स उसका ऑफिस किधर होता था? लंदन में होता था, ठीक है जी। और जितने भी देशों के ऊपर ब्रिटिश सरकार अपनी कॉलोनीज बना के रखती थी या फिर वहां पे जाके रूल करती थी, राज करती थी, उन सभी देशों के लिए एक एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो ब्रिटिश कैबिनेट में बैठा होता था। उसी तरीके से हमारे इंडिया के लिए भी एक बंदे को बिठा रखा था। अभी जो इंडिया के लिए उस समय बैठा हुआ था 1919 के टाइम के समय, तो उस समय वो पर्सन का नाम क्या था? मॉन्टेग्यू, ठीक है। और सॉरी, या
मॉन्टेग्यू। और ये जो पर्सन थे चेम्सफोर्ड, जैसा कि हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा, ही वॉज द वाइसराय, तो उस समय इंडिया के वाइसराय थे। अभी देखिए बेटा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर है, बड़ी पोस्ट है, तो बड़ी पोस्ट का नाम सबसे आगे होगा। चेम्सफोर्ड वाइसराय है, ठीक है, वाइसराय का नाम जो होगा वो पीछे होगा थोड़ा सा, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन, ये चीजें आपको हमेशा इसी सीक्वेंस में याद रखनी है, क्योंकि इस सीक्वेंस में याद रखोगे ना तो 2-3 क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। जैसे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1919 में वाइसराय कौन थे भाई हमारे, ठीक है, तो अभी वाइसरायज की लिस्ट और उनके साल थोड़ी ना रट्टे मारेंगे बैठ के, और वैसे भी वो लोग उन्हीं के बारे में पूछेंगे जिन्होंने कोई ना कोई इंडिया में काम किया है, ठीक है जी। तो जो चेम्सफोर्ड थे, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स अगर आपको याद आ गए तो यहां से पता चल जाएगा कि 1919 में कौन थे हमारे वाइसराय, चेम्सफोर्ड थे। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे, वो थे मॉन्टेग्यू। इसको मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है शॉर्ट में, मॉन्टफोर्ड, ठीक है, यहां से मॉन्ट निकाल लिया और इधर से फोर्ड निकाल लिया, तो मॉन्टफोर्ड भी कहते हैं। और मॉन्टफोर्ड ने ऐसा बम फोड़ा हमारे ऊपर कि हम लोग काफी टाइम तक, काफी सालों तक इस डायआर्की में लटकते रहे, ठीक है जी। फिर फाइनली हमारे इतने सारे प्रोटेस्ट के बाद ब्रिटिश सरकार की आंख खुली और उन्होंने सोचा कि चलो डायआर्की का कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो फिर जी इन्होंने डायआर्की के ऊपर रिपोर्ट तैयार करने के लिए भेज दिया साइमन कमीशन को इंडिया में, और साइमन कमीशन की भी हमने रेल बना दी इंडिया के अंदर, उसको काले झंडे दिखा दिखा के, गो बैक साइमन, वापस जाओ साइमन, ठीक है। तो ये सब कर करके हमने खूब प्रोटेस्ट किए, हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुए, ठीक है। हमारे बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर लाला लाजपत राय, साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट में उनकी मृत्यु हो गई, लाला लाजपत राय की, ठीक है। उनको बहुत जोर से सर पे लाठी पड़ी, जिसकी वजह से बाद में उनको ब्रेन हैमरेज हो गया था और उनकी जो है वो कुछ समय बाद मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो उसी लाला लाजपत राय जी की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह जी ने जो है वो बाद में ऑफिसर्स वगैरह को शूट किया था, तो वो उस वजह से उनको जो है जेल में भी लिया गया था और उनके खिलाफ चार्जेस चले थे, ठीक है। चलिए, अभी साइमन कमीशन 1927 में जाके आया, देखो 1919 में डायआर्की आया और इतने साल तक डायआर्की हमारे पर चलता रहा, इतने सालों तक हम प्रोटेस्ट करते रहे। 1927 में जाके साइमन कमीशन आता है और रिपोर्ट तैयार करके चला जाता है। बाय द वे, साइमन कमीशन को हम लोगों ने गो बैक साइमन क्यों कहा, नारे क्यों लगाए, वो हमने इसलिए लगाए क्योंकि हमें ये जो साइमन कमीशन था ना, ये पूरा का पूरा इट वाज एन ऑल वाइट कमीशन, ठीक है। सारे के सारे वाइट पीपल जो थे इसमें बैठे थे, एक भी बंदा ऐसा नहीं था इंडियन जो कि भाई इंडिया के लिए रिफॉर्म बना रहे हो तो इंडियंस को भी बिठाओ ना बीच में, तो सारे ही वाइट थे। तो हम लोगों ने खूब प्रोटेस्ट किया, चलो बेचारे जैसे तैसे अपनी रिपोर्ट तैयार करके चले गए। अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक बात तो पता चल गई कि भाई इंडिया का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, वरना ये लोग तो प्रोटेस्ट कर करके हमें खा जाएंगे एक दिन अच्छी तरीके से, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा, बड़े इज्जतमान से बुलाया कि देखो ये जो रिपोर्ट तैयार हुई है ना, इस रिपोर्ट का डिस्कशन हम लोग करेंगे 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान, और आप सब लोग पहुंच जाइएगा। लेकिन ना तो जी इंडियन नेशनल कांग्रेस पहुंची, ना ही अपनी मुस्लिम लीग पहुंची, बस जो छोटी मोटे ऑर्गेनाइजेशंस थे वो लोग वहां पे पहुंच गए। और जब महात्मा गांधी और उनके पीछे चलने वाले मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस ही नहीं पहुंच रहे हैं, तो फिर क्या रिजल्ट निकलना था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। तो 1930 में जो अपनी पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, ठीक है जी। चलिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, आगे चल के हमारे पास जरूर क्वेश्चंस आएंगे। नाउ इसके बाद बस ये क्रोनोलॉजी हम पढ़ रहे थे डायआर्की की, तो वो मैं थोड़ा सा लास्ट में एक्सप्लेन करती हूं। 1935 में आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, इसके अंदर फाइनली डायआर्की को एबॉलिश कर दिया गया, तो डायआर्की वाज एबॉलिश्ड, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा फ्लो चार्ट। 1919 में डायआर्की आया, 27 में रिपोर्ट बनी, 30 में रिपोर्ट पे डिस्कशन हुआ और 35 में जाके जो है डायआर्की खत्म हो गया, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा ना फ्लो चार्ट सा बना लेना, ठीक है। एंड प्लीज पार्डन माई हैंड राइटिंग, ये ऐसी ही रहेगी बेचारी। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस हो गया है और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, नेम द कमीशन विच वाज अपॉइंटेड टू इंक्वायर इनटू, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन अधूरा है, इंक्वायर इनटू यहां पे लिख लीजिए प्लीज कृपया करके, जलियांवाला बाग मासेकर,
ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा अधूरा है, ठीक है। तो ये मटेरियल वैसे आपको ना एप्लीकेशन पे मिल जाएगा सभी लोगों को, ठीक है। तो जितने भी हम वीडियोस वगैरह बना रहे हैं उसका जो भी मटेरियल है, एक्स्ट्रा में जो भी क्वेश्चंस है हमारे पास, जो भी एमसीक्यू है, सो दैट आप लोग प्रैक्टिस कर सकें, ये जो है अभी वीडियो अपनी एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम ये क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, और ये देखो ऑलरेडी अपन ने डिस्कस किया हुआ है इसको, ठीक है। जब अपन ने जलियांवाला बाग मासेकर पढ़ा था तब मैंने कहा था कि महात्मा गांधी ने कमीशन की डिमांड की थी कि इंक्वायरी बिठाओ कि जलियांवाला बाग मासेकर में जो हुआ वो गलत हुआ, ठीक है। भाई अंग्रेजों ने भी खाना पूर्ति कर दी, बुला लिया उन्होंने हंटर कमीशन, ठीक है। एंड हंटर कमीशन के हेड कौन थे, लॉर्ड हंटर थे, ठीक है। अभी लॉर्ड हंटर के नाम से ही हंटर कमीशन आया था। तो भाई इसके तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये बंदा हमारे जो, और शक्ल से भी पता चल रहा है इसकी तो, कि ये बंदा हमारे हित में तो काम कर ही नहीं सकता, ठीक है जी। तो इसने क्या कह दिया था कि भाई जलियांवाला बाग मासेकर में सरकार ने जो किया बिल्कुल सही किया, जब तुम्हें कहा है, जब रेस्ट्रिक्शन है कि इकट्ठा नहीं होना तो तुम क्यों इकट्ठा हुए, ठीक है। और उसी के बाद तो देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अपन ने स्टार्ट की थी, राइट। तो आई होप पिछली क्लास का आपका रिवाइज हो गया होगा जो भी हमने पढ़ा था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ विच मूवमेंट, जो हमारे पास कौन सी मूवमेंट है, गुरुद्वारा मूवमेंट, इसे हम एक और मूवमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। देखिए गुरुद्वारा रिफॉर्म्स मूवमेंट, इसके बारे में आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा, गुरुद्वारा रिफॉर्म्स मूवमेंट। देखो जब गुरुद्वारा जो हमारे सिख थे, ठीक है, वैसे तो इसका पहले आंसर ही डिस्कस कर लेते हैं, इसको अकाली मूवमेंट भी कहा जाता है। देखिए जब 18वीं शताब्दी की बात है, 18th सेंचुरी की, जब सिख्स वगैरह जो हैं उनको अपने मतलब घर छोड़ के किसी सेफ एरिया में जाना पड़ रहा था, ठीक है। तो उस समय वो अपने जो गुरुद्वारे वगैरह थे वो सब, उनके जो वर्शिप के प्लेसेस थे वो सारे वो लोग महंत यानी कि प्रीस्ट्स के हाथ में पकड़ा के चले गए। किनके हाथों में, महंतों के हाथ में पकड़ा के चले गए। महंत होते हैं प्रीस्ट, ठीक है, पहले बोलते थे ना महंत जी, आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, ठीक है जी। तो प्रीस्ट के हाथ में पकड़ा के चले गए, ठीक है। और ये कह के कि हम वापस आएंगे तब हमें जो है हमारा जो है ये श्राइन्स वगैरह जो है हमें दे दिए जाएं, ठीक है। लेकिन अभी आते हैं वो लोग इतने सालों के बाद, है ना, 1920s के अंदर का सफर जो है अब हम तय करेंगे, 1920 का सफर गुरुद्वारा रिफॉर्म्स मूवमेंट के लिए। तो 1930 में 20 में वो लोग आते हैं और आके अपने गुरुद्वारास वगैरह को देखते हैं, और क्या देखते हैं कि जो महंत है उन्होंने ना पूरी तरह से अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना लिया है। गुरुद्वारा, उसका लैंड, उसकी मैनेजमेंट सब उन्होंने अपने हाथों में ले लिया है। और जिस एक्ट को, जिस सेक्ट को बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है सिख रिलीजन के अंदर, उसी को ये लोग अपना रहे हैं महंत लोग, ठीक है। और कौन सा सेक्ट था जी, वो उदासी सेक्ट। तो आपको आई होप याद आ गया होगा उदासी सेक्ट के बारे में, बाबा श्री चंद के बारे में अपन ने पढ़ा था कि उन्होंने उदासी सेक्ट जो है अपनाया था। लेकिन जो हमारे गुरु गद्दी पे उस समय बैठे थे, गुरुजी बैठे थे, उन्होंने जो है वो इसको पूरी तरह से कंडेम किया कि जो हमारा सिख रिलीजन है उसके अंदर रिनंसिएशन नाम का जो काम है वो नहीं चलेगा, ठीक है जी। तो भाई इस तरह से महंतों ने कब्जा ले लिया था पूरी तरह से, ठीक है। अभी जो है ब्रिटिश भी जो है अभी बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गए थे कि भी इस तरह से अब हम जो है हमारे अकाली वाले जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार, ठीक है। तो ब्रिटिश भी बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गए। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सिख गुरुद्वारा एंड श्राइन्स एक्ट पास कर दिया। ये मैं यहां पे लिख देती हूं, सिख गुरुद्वारा एंड श्राइन्स। श्राइन होती है पूजनीय जगह, जहां पे हम लोग जो है वो मंदिर, गुरुद्वारे, जहां पे हम भगवान की भक्ति करते हैं, ठीक है। श्राइन्स एक्ट 1922, ठीक है जी। तो 1922 में उन्होंने ये एक्ट पास कर दिया। अभी ये एक्ट जो उन्होंने पास किया है उसके अंदर सारा का सारा जो कंट्रोल है गुरुद्वारास का वो ब्रिटिश ने अपने अंडर ले लिया, ठीक है। तो भाई महंतों के हाथ से निकल के कंट्रोल कहां चला गया, ब्रिटिश के हाथ में चला गया।
अभी हमारे सिख जो हैं वो इससे देखो खुश नहीं थे, तो जितने भी अकाली लीडर्स थे उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, और उन्होंने एजिटेशंस और मोर्चे स्टार्ट कर दिए, जैसे कि जो है गुरु का बाग मोर्चा, जैतो मोर्चा, ठीक है। तो ये सारे मोर्चा वगैरह जो चले थे ना, वो सब इसी बेस के ऊपर चले थे, ठीक है, अकाली मूवमेंट चली थी पूरी। और फिर फाइनली जब हमने बहुत ज्यादा मतलब मेहनत की, यत्न किए, तो 1925 में जाके 1925 के अंदर जाके सिख गुरुद्वारा एक्ट जो है हमारा लागू हो गया। तो क्या बन गया? सिख गुरुद्वारा एक्ट जो है वो लागू हो गया था 1925 में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कंट्रोल पूरा आ गया था, ठीक है जी। लेकिन सिख गुरुद्वारा एक्ट पास होने से भी पहले 1920 में हम लोगों ने बना ली थी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। तो एसजीपीसी की डेट पूछे ना आपसे, तो वो तो बेटा अपन ने 1920 में तैयार कर ली थी, ठीक है। सिख गुरुद्वारा एंड श्राइन्स एक्ट 1922 में आया था, ठीक है। लेकिन फाइनल जो एसजीपीसी है उसको जो फाइनल शेप मिली है ना, जो असली उसको तवज्जो मिली है, वो तो तभी मिली है जब 1925 में अपन ने सिख गुरुद्वारा एक्ट हमारे पास आया है, ठीक है जी। तो ये सब पॉइंट्स बेटा आपको याद रखने हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि एसजीपीसी वगैरह जो है अकाली मूवमेंट कहते हैं, गुरुद्वारा रिफॉर्म्स मूवमेंट को कहते हैं, ठीक है जी। एक दो चीजें हम और कर लेते हैं, जैसे कि ये जो अपनी एसजीपीसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, मैंने देखा है एक दो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एसजीपीसी के हमारे जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट थे वो कौन थे। तो एक बार हम लोग एसजीपीसी के बारे में जरूर डिस्कस कर लेते हैं, एक स्क्रीन ओपन करके, ठीक है। तो एसजीपीसी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, इनके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इनके नाम हम जरूर देख लेते हैं। तो प्रेसिडेंट है सरदार सुंदर सिंह मजीठिया, राइट। वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे इनके, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे हरबंस सिंह। आई होप आप लोगों ने इन सब के बारे में पढ़ा होगा, हरबंस सिंह, ठीक है। और उसके बाद सेक्रेटरी, ये भी है, तीन तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। सेक्रेटरी हैं हमारे यहाँ पे सुंदर सिंह रामगढ़िया, सुंदर सिंह रामगढ़िया, ठीक है। तो एक ये थोड़ा सा आपने याद रखना है, ठीक है जी। ना तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया गुरुद्वारा रिफॉर्म्स मूवमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाबा डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन, कब नाबा डे मनाया जाता है। आप लोगों के साथ अभी मैंने डिस्कस किया था कि जो जैतो मोर्चा हुआ था, जैतो मोर्चा, अभी जैतो मोर्चा किस लिए था, देखो उसका स्टार्टिंग जो है ना वो तो सबको ही पता है कि जो उसकी रूट्स है ना, वो रूट्स तो यहीं से बसती हैं, गुरुद्वारा रिफॉर्म्स मूवमेंट। तो गुरुद्वारा रिफॉर्म्स से लेके जो सिख गुरुद्वारा एक्ट हमने पास करवाया है, वहां तक हम लोगों ने बहुत सारे टाइप के प्रोटेस्ट किए हैं। और उनमें से एक प्रोटेस्ट जो होता है वो ये प्रोटेस्ट भी था कि हम जो हैं महाराजा ऑफ नाबा, जो रिपू दमन सिंह हैं, उनकी पोजीशन को रीस्टोर करवाना चाहते थे, ठीक है। जो महाराजा ऑफ नाबा थे, ठीक है, जिनका नाम मैं लिख देती हूं, रिपू दमन सिंह ऑफ नाबा, ठीक है, इनकी पोजीशन हम रिस्टोर करवाना चाहते थे। क्योंकि ये जो पर्सन है ना यार, इन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के जो है एसजीपीसी में अपना रोल प्ले किया है, ठीक है। सिख गुरुद्वारा एक्ट के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा मोर्चों में हेल्प किया, जैसे गुरु का बाग मोर्चा, उसमें इन्होंने बहुत हेल्प किया था। तो और ननकाना साहिब में जो मासेकर हुआ था, उसके लिए भी इन्होंने बहुत ज्यादा इन्होंने कहा था कि यार ये बहुत गलत किया है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो इस तरह से जो चीजें हैं उनमें इन्होंने बहुत सपोर्ट किया था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इनसे काफी खफा रहती थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि आप राजगद्दी से उतर जाइए और उनके बेटे के नाम जो है वो राजगद्दी कर दीजिए, क्योंकि बेटे से तो हम जैसे तैसे, प्रताप सिंह थे इनके बेटे का नाम, ठीक है, अब छोटे ही थे, ठीक है, बेटे से तो जैसे तैसे राज्य छीन लेंगे, ब्रिटिशर्स को ऐसा था। तो रिपू दमन सिंह को फोर्सफुली जो है उनके थ्रोन से हटाया जा रहा था, लेकिन उनके जो पोजीशन है उसको रीएलोकेट कराने के लिए, रीस्टोर करवाने के लिए ये पूरा का पूरा जो है मोर्चा हुआ था, जैतो मोर्चा, ठीक है जी। तो जैतो मोर्चा हुआ था और जैतो मोर्चा में 9 सितंबर 1923 को, अभी जो हमने डिस्कस किया ना, दैट वाज जैतो मोर्चा,
और उसमें 9 सितंबर 1923 को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, नाभा डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली जो है जैतो मोर्चा से रिलेटेड है, और जैतो मोर्चा जो है वो हमारे सिख गुरुद्वारा एक्ट तक पहुंचने के लिए जो है वहां तक हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, अच्छा अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया कि 1920 में हुआ है, एग्जैक्ट डेट यहाँ पे 15 नवंबर लिखी हुई है। वैसे एग्जैक्ट डेट आपसे पेपर में बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन इसमें मैं आपको जरूर कहूंगी लर्न करने के लिए बेटा। क्यों? क्योंकि देखो ये एसजीपीसी इतना फेमस है ना कि सबको पता है कि ये 1920 में हुआ था। तो अभी एग्जामिनर जो है क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए ना आगे डेट ही डालेगा और कुछ नहीं करेगा। 1920 वैसा ही रहेगा चारों ऑप्शंस में, आगे अलग अलग डेट रहेंगी। ठीक है, तो इसकी क्वेश्चन की मैं आपको हिदायत दूंगी कि ये डेट आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम के लिए। ठीक है जी, तो अभी हम ये थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं एसजीपीसी को। इनके हमने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के भी नाम लिख लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो बेटा ये तो लास्ट क्लास का ही अपना क्वेश्चन आ गया है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन अपने पास आ गया है। नेम द वीकली पेपर विच वाज स्टार्टेड बाय लाला हरदयाल। ठीक है, इन 1900 यहाँ पे 13 कर लीजिए, 1907 नहीं है 1913 है, थोड़ी सी टाइपिंग एरर्स हुई हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, उनको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए आप। 1913 के अंदर कौन सा वीकली पेपर जो है स्टार्ट किया गया था लाला हरदयाल के द्वारा। तो हम लोगों ने देखिए लास्ट क्लास में अच्छी तरह से पढ़ा था कि गदर मूवमेंट जो है लाला हरदयाल के द्वारा स्टार्ट की जाती है, और गदर मूवमेंट के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं सोहन सिंह पखना बनते हैं। ठीक है जी, और द गदर वाज द वीकली पेपर, ये वो वीकली पेपर था जो कि स्टार्ट किया गया था लाला हरदयाल के द्वारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपना क्लास में किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर एक्टिविस्ट हायर्ड अ जापानीज शिप कॉल्ड। अरे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो कहां से आता है, वो पूरा का पूरा क्वेश्चन कामागाटा मारू इंसिडेंट से आता है। वैसे इसका जो एक्चुअल नेम है वो है कौमागाटा मारू। ठीक है, इसको आप पंजाबी के एक्सेंट में कामागाटा बोल देते हैं। कौमागाटा मारू वॉज द जापानीज शिप, ये शिप का नाम था। ठीक है जी, नाउ हमारे एक पंजाबी बिजनेस पर्सन थे। ठीक है, हमारे एक पंजाबी बिजनेस पर्सन थे जिन्होंने काफी लोगों की हेल्प की थी। ठीक है, उन्होंने जितने भी हमारे लोग पंजाब के फंसे हुए थे, गुरदित्ता सिंह जो पर्सन थे, ठीक है, जो पंजाब में जितने भी लोग जो थे वो वैंकूवर जा रहे थे माइग्रेंट के तौर पे। ठीक है, माइग्रेंट्स के तौर पे कहां जा रहे थे, वैंकूवर जा रहे थे। अभी वैंकूवर में जो है वहां पे अभी देखो वहां की सरकार ने रोक दिया कि भाई और हमने इमिग्रेंट्स को एंटर नहीं करने देना। ठीक है, तो आप यहां पे नहीं आ सकते। तो काफी ज्यादा उस समय प्रॉब्लम्स आई थी कि भाई यार हमें जाने नहीं दिया जा रहा है वहां पे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जो सभी लोग थे ना, ये सभी माइग्रेंट्स जो है ना वो अभी सिंगापुर में फंसे हुए थे। ठीक है जी, सिंगापुर में फंसे हुए थे। तो सिंगापुर से इनको जो है इवैक्यूएट कराया गया था, आजाद मतलब वहां से उनको जो है थोड़ा सा निकाला गया था बाहर, और बाहर निकालने के लिए एक जापानीज शिप को हायर किया था। किन्होंने हायर किया था? गुरदित्ता सिंह जी ने इसको हायर किया था। ठीक है जी, ठीक है, तो ये जो हायरिंग हुई थी, तो ये जो शिप है ये हमारा सिंगापुर से किधर की तरफ जाता है, वैंकूवर, और वैंकूवर में वो वहां पे उसको उतरने नहीं दे रहे हैं। ठीक है जी, तो वैंकूवर से अभी फिर वापस हम लोग आ जाते हैं, चलो भाई अपने देश वापस चलते हैं। ठीक है, अगर वहां पे नहीं उतरने दिया जा रहा है तो चलो अपने देश वापस चलते हैं। अपने देश में हम पहुंचते हैं भाई कलकत्ता पहुंचने की, कलकत्ता के पोर्ट पे उतरने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें उतरने नहीं देती है। अब ये प्रॉब्लम कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें उतरने नहीं दिया। ठीक है, तो वहां पे एक स्टेशन है बजबज, वहां पे जो है वो लैंड करवा दिया शिप और हमें उतरने नहीं दिया। तो भाई बहुत सारे जो इंडियंस थे उस शिप के अंदर, इंडियंस भी थे देखिए, मुस्लिम्स भी थे। ठीक है, तो उस समय तो कोई ऐसा हिंदू मुसलमान वाला देखो रौला नहीं था, सभी इंडियंस ही कहे जाते थे। तो जितने भी इंडियंस थे उस समय वो सारे के सारे जो है उन्होंने फाइट किया इस चीज के विरुद्ध कि हमें हमारे ही देश में तुम लोग घुसने नहीं दे रहे हो, ये वो, और फायरिंग भी हुई वहां पे, काफी जो है लोगों की मौत भी हुई, काफी इंजर्ड भी हुए। फिर फाइनली जो है इन सबको इवैक्यूएट करा लिया गया था। सो दिस वॉज द
फेमस इंसिडेंट जिसे हम 1914 का इंसिडेंट मानते हैं, कोमागाटामारू इंसिडेंट। ठीक है, आपसे देखिए 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। वो 2-3 क्वेश्चन क्या है, एक तो यही है हमारे पास कि जापानीज शिप का नाम बताइए, दैट वाज कोमागाटामारू। दूसरा ये है कि ये शिप ने कहां से कहां आना था, तो ये इसने सिंगापुर से वैंकूवर तक आना था, लेकिन फोर्सफुली अब इसको कहां पे आना पड़ा, इसको आना पड़ा बजबज। ठीक है, कोलकाता के साइड पे बजबज पे आना पड़ा इसको। ठीक है, और उसके बाद और किस मतलब पंजाबी पर्सन ने हेल्प की थी, तो गुरदित्त सिंह ने इनकी हेल्प की थी, इन सभी लोगों को इवैक्यूएट करवाया था, उन्होंने ही इस जापानीज शिप को जो है हायर किया था। ठीक है जी, सो दिस वाज द कामागाटामारू इंसिडेंट। ठीक है, आगे मॉडर्न हिस्ट्री में जब हमारे पास इसके क्वेश्चंस आएंगे तो उसे भी हम डिस्कस करेंगे। वैसे इतने ही क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन और है, जो ये केजीएम कामागाटामारू इंसिडेंट है ना, इसके ऊपर जो है जेसी टिंड ने एक बुक भी लिखी हुई है। ठीक है, इन्होंने एक बुक भी लिखी हुई है, लायंस ऑफ सी, मतलब एक नॉवल है लायंस ऑफ सी, तो होपफुली ये क्वेश्चन आगे आएगा। ठीक है, इसके अलावा जी 2016 के अंदर मई की बात है, जब आप लोगों ने अगर न्यूज वगैरह देखी हो, तो जस्टिन ट्रूडो ने भी जो है माफी मांगी थी केजीएम इंसिडेंट के लिए कि हमारी वजह से जो है ये सब चीजें हुई हैं, तो ट्रूडो ने इसके लिए माफी भी मांगी थी। ठीक है, ही अपोलोजाइज्ड। ठीक है, चलिए आ ही गया हमारे पास क्वेश्चन, लायंस ऑफ द सी इज अ नॉवल बेस्ड ऑन केजीएम इंसिडेंट। ये इसको किसने लिखा था, जेसी टिंड ने इसको लिखा है। ठीक है, तो ये छोटा सा फैक्चुअल है, आप याद रखेंगे, कोमागाटामारू इंसिडेंट से रिलेटेड। ठीक है, केजीएम इंसिडेंट मींस कोमागाटामारू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसी पे एक और क्वेश्चन हमारे पास आता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अ मेमोरियल वाज बिल्ट इन 1952 नियर बजबज। देखो आ गई वही लोकेशन। ठीक है, टू कोमेमोरेट द केजीएम इंसिडेंट। किसने इसको इनॉग्रेट किया था, एक मेमोरियल वहां पे बनाया गया, तो किन्होंने इस मेमोरियल को जो है इनॉग्रेट किया था, और वो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑब्वियसली यार प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वही ज्यादातर चीजों को इनॉग्रेट करते हैं, ऐसा नहीं है कि और कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं कर सकता, लेकिन ज्यादातर जो चीजें हैं वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही की जाती हैं इनॉग्रेट। तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू 1952 में ये मेमोरियल जो है वो बनके तैयार हुआ था। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज अ सिंह सभा मूवमेंट। ठीक है, सिंह सभा मूवमेंट क्या थी, देखिए सिंह सभा मूवमेंट स्टार्ट होती है अमृतसर में 1873 में, तो ये अपन यहां पे लिख लेते हैं कि अमृतसर में 1873 के अंदर ये सिंह सभा मूवमेंट अपनी स्टार्ट होती है। ठीक है जी, इस मूवमेंट के अंदर हमने क्या किया था, एक ऐसा स्टेप उठाया था जिससे हम जितने भी कास्ट बैरियर्स हैं और जो सिखों का कन्वर्जन हो रहा है किसी और धर्म के अंदर, जैसे कि क्रिश्चियंस अपने धर्म में उसको उनको कन्वर्ट करवाने की कोशिश करते हैं, तो वो सब जो है अपन ने जो है उसको रोकने के लिए, कास्ट बैरियर्स को रिमूव करने के लिए हमने ये सिंह सभा मूवमेंट चलाई थी। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि एम क्या है कि सिख फेथ है हमारे, वो किसी भी तरह से उनका जो है क्या कहते हैं बहिष्कार नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से उनको जो है चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, सिख रिलीजियस जो सेंटीमेंट्स हैं उनको। ठीक है, तो इसके लिए हमने सिंह सभा मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की थी, अमृतसर में स्टार्ट हुई थी, 1873 में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है जी, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं इसी के साथ। व्हाट वाज बब्बर अकाली मूवमेंट। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये आंसर आप यहाँ पे इसको क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, ये आंसर यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, ये फिर वही है, टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है, तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ क्या है। देखिए बब्बर अकाली, आपको पता है ना, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले अकाली मूवमेंट डिस्कस की है। ठीक है, अभी अकाली मूवमेंट के अंदर देखिए जितने भी अकाली लीडर्स थे या बाकी सब पर्सन्स थे, वो सब लोग क्या सोचते थे कि यार कोई बात नहीं, हम लोग नॉन वायलेंटली काम करेंगे। जैसे अगर आपने गुरु का बाग मोर्चा देखा है, तो वहां पे अगर मतलब उसके बारे में आपने सुना है, पढ़ा है, देख तो कैसे सकते हो वहां पे जाके उस समय। ठीक है, तो अगर सुना है, उसके बारे में पढ़ा है, तो आपने देखा होगा ना कि वहां पे खुद जो जाके हमारे जो नौजवान सिख नौजवान है वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे और एट्रोसिटीज और जुल्म जो है अंग्रेजों के वो सहते थे। ठीक है, तो इसी तरह से जी हर जगह पे ना ये जुल्म सहने का काम चल रहा था, लेकिन फिर उनमें से कुछ लोग ऐसे थे, कुछ ग्रुप ऐसा था जिन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि यार हम जुल्म नहीं सहेंगे, हम जवाब देंगे।
ठीक है। तो जवाबदेही वो जैसी थी ना, वो थोड़ी सी वायलेंट हो गई थी, ठीक है। और इसीलिए उन्होंने अपना नाम अकाली मूवमेंट के आगे जोड़ लिया था, बब्बर अकाली। बब्बर का मतलब होता है लायन, बब्बर शेर होता है ना, लायन। तो उन्होंने जो है अपना नाम इसके आगे जो है बब्बर जोड़ लिया था, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो कि इट वॉज अ मूवमेंट, ठीक है। इसे आप ऐसे लिख सकते हो कि इट वॉज अ मूवमेंट विच बिकेम वायलेंट, ठीक है, ड्यू टू एट्रोसिटीज, जो अत्याचार और जुल्म हम सह रहे थे, ड्यू टू द एट्रोसिटीज ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हो कि बब्बर अकाली वॉज द पार्ट ऑफ अकाली मूवमेंट, पार्ट ऑफ अकाली मूवमेंट, या फिर अ ग्रुप सेपरेटेड फ्रॉम अकाली मूवमेंट, ठीक है। तो वो बब्बर अकाली उन्होंने अपना नाम दे दिया था, ठीक है जी। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। और ज्यादातर जो इनके लीडर्स हैं जो बब्बर अकाली मूवमेंट के, वो थे मास्टर मोटा सिंह एंड किशन सिंह गरगज, ठीक है। तो इनके नाम आप लोगों ने सुने होंगे। तो इनके जो लीडर्स हैं, प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, वो है मास्टर मोटा सिंह एंड किशन सिंह गरगज। तो ये बब्बर अकाली मूवमेंट के जो हैं वो पर्सन्स थे, प्रोमिनेंट लीडर्स थे, ठीक है। इनके नाम थोड़े से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि जी इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन 1960 बिटवीन, किस किस के बीच में हुई थी ये? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी को थोड़ा सा डिटेल से हम समझेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम एक बार जो है इंडस का फ्लो देखेंगे जरूर, ठीक है। अच्छा, मैं एक रफ सा मैप ड्रॉ कर रही हूं, ठीक है। सो बेटा दिस इज लेक मानसरोवर। लेक मानसरोवर के इधर जो है वो बोकरचू ग्लेशियर है, और वहां से निकलती है हमारी इंडस नदी। यानी कि ये एरिया कौन सा है? ये तिब्बत का एरिया है, ठीक है। तिब्बत में से निकलती है इंडस नदी। जब इंडस स्टार्टिंग में निकलती है तो इसका नाम क्या होता है? सिंगी खंबब। क्या नाम होता है? सिंगी खंबब, मतलब होता है लायंस माउथ, शेरमुखी रिवर, ठीक है। फिर जी ये इंडिया में आती है, लद्दाख रीजन को ड्रेन करती है, और गिलगिट और अटॉक से होती हुई सीधा पाकिस्तान में एंट्री मार जाती है। तो बेटा इंडिया के अंदर ना ये रिवर सिर्फ 20% फ्लो करती है। यहां पे भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, तो हम कह नहीं सकते कि इंडिया में ही फ्लो कर रही है। तो इंडिया में तो सिर्फ ये लद्दाख में ही फ्लो कर रही है, बाकी का पीओके में फ्लो कर रही है, और उसके बाद ये सीधा सारी की सारी पाकिस्तान में चली जाती है। अभी पाकिस्तान में एक जगह आती है मिठानकोट, ठीक है। यहां पे मिठानकोट में इसको मिलता है क्या? इसको मिलता है पंजनाद। नाउ व्हाट इज पंजनाद? आपको याद है ना, अपन ने पंजाब का पुराना नाम देखा था पंजनाद, यानी कि जहां पे 5 नदियां होती हैं। तो कौन सी 5 नदियां थी यहां पे? तो 5 नदियां सतलुज, रावी, ब्यास, चेनाब, झेलम, ये सारी नदियां इसको कहां पे जाके मिलती है? मिठानकोट में जाके इंडस में समा जाती हैं, और इंडस उसके बाद जो है वो अरेबियन सी में ड्रेन हो जाती है, ठीक है। अभी भाई इन्हीं रिवर्स को लेकर ना आपस में पाकिस्तान और इंडिया में झगड़ा है, ठीक है। और इस झगड़े को रिजॉल्व करवाया था 1960 में वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। तो कोई अगर पूछ लेना कि हु वाज द इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर, मतलब दोनों में बातचीत कराने वाला जो है, ट्रीटी करवाने वाली वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी? तो उसका नाम है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक जो है 1960 में कहानी में आता है, और वो दोनों कंट्रीज को साथ में बिठाता है और कहता है देखो ट्रीटी साइन कर लेते हैं। और उस फेमस ट्रीटी को हम क्या कहते हैं? इंडस वाटर ट्रीटी। अभी इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या है कि इंडस का 20% पानी, 20% वाटर ऑफ इंडस जो है वो इंडिया के पास जाएगा। रिमेनिंग 80% वाटर जो है वो किसके पास जाएगा? पाकिस्तान के पास जाएगा, ठीक है। 80% पाकिस्तान के पास जाएगा, 20% जो है वो इंडिया के पास जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान को चेनाब और झेलम भी दी जाएंगी। चेनाब और झेलम, पूरी तरह से फुल कंट्रोल चेनाब और झेलम का। और इंडिया को जो है वो ब्यास, सतलुज और रावी दी जाएगी, ठीक है। तो इंडिया के ऊपर फुल कंट्रोल, इंडिया के पास फुल कंट्रोल इन 3 ट्रिब्यूटरीज का, और पाकिस्तान के ऊपर फुल कंट्रोल इन 2 ट्रिब्यूटरीज का। लेकिन भाई ये जो चेनाब झेलम बहती है भाई, उसका कुछ एरिया तो हिंदुस्तान के पंजाब में भी आता है। तो हम ये कैसे कह दें कि ये टोटली उनके पास है? अब ये झगड़े की वजह बन रही थी। तो उन्होंने कहा देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट काम है ना, जैसे कि डैम बनाना है
इरिगेशन करना है, लोगों को पीने के लिए पानी चाहिए, ठीक है, वो सब काम के लिए इंडिया पानी यूज कर सकता है। इंडिया कैन यूज वाटर, ठीक है जी। तो एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, पानी पीना है हमने डोमेस्टिकली, जो जिस भी तरीके से हमें पानी की आवश्यकता है, तो चेनाब और झेलम का हम उतना पोर्शन इस्तेमाल कर सकते हैं जितना हिंदुस्तान में बहता है, ठीक है। अपन ने काफी सारे डैम्स वगैरह भी बना रखे हैं इन रिवर्स के ऊपर, ठीक है। तो पाकिस्तान को हमेशा इस चीज से प्रॉब्लम होती है। सो दिस वाज द इंडस वैली जो है इंडस वाटर ट्रीटी, नॉट इंडस वैली, इंडस वाटर ट्रीटी जो है इसे हम कहते हैं, जो कि 1960 में जो है साइन की गई थी, ठीक है जी। और उस समय हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा हम याद रखेंगे क्वेश्चन के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस वाज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि विमेन जो है ना वो बहुत कम है जिन्होंने कोई ना कोई महारत वाला काम किया है हमारे नेशनल स्ट्रगल में, ठीक है। तो आपको ना ये चीजें हमेशा याद रखनी है कि विमेन कौन सी कब आई है और किसने क्या काम किया है, तो वो चीजें आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ना दो तरीके से करेंगे। सबसे पहला तरीका क्या है कि द क्वेश्चन क्या पूछा है, फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बेटा 1885 में बनी थी ना, उस इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ठीक है, जो फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट थी उसका नाम था एनी बेसेंट। एंड एनी बेसेंट वाज नॉट एन इंडियन, ये इंडियन नहीं थी, ये इरिश विमेन थी। कहां से थी? आयरलैंड से थी। शी वाज एन इरिश विमेन जिन्होंने हमारे देश में होम रूल लीग चलाई, ठीक है। होम रूल लीग जो है इन्होंने चलाई, और इन्होंने जैसी होम रूल लीग चलाई है ना उतनी तो जी तिलक साहब की भी नहीं चली, ठीक है। इन्होंने पूरा साउथ इंडिया कवर कर डाला, ठीक है, और बहुत सारे एरियाज को होम रूल लीग के अंदर ये ले आए, मूवमेंट के अंदर मैडम ले आए। लेकिन तिलक साहब जो है वो थोड़े ही चीजों तक जो है जगह तक वो सीमित रख पाए थे होम रूल, ठीक है। तो वैसे कहा जाता है कि होम रूल लीग वो स्टार्टेड बाय लोकमान्य तिलक, लेकिन उसको जो अच्छी तरह से जो शेप दी है ना, वो जो शेप मिली है, वो जो उसका फैलाव देखने को मिलता है, वो मिलता है हमें यहां से, एनी बेसेंट से। तो एनी बेसेंट वाज एन इरिश विमेन। इन्होंने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में अपना इतना अच्छा रोल प्ले किया है कि इंडिया जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ना, उन्होंने 1917 के अंदर मैडम को जो है अपने कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया था। तो ये बनी हमारे इंडिया की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसकी फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट। लेकिन कहानी यहां पे खत्म नहीं होती है जनाब, कि ये तो देखिए इरिश विमेन है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट इंडियन विमेन कौन थी जो प्रेसिडेंट बनी थी, ठीक है। ये क्वेश्चन तो सिर्फ यहीं तक है फर्स्ट लेडी के बारे में। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फर्स्ट इंडियन लेडी कौन थी, तो आपका आंसर आना चाहिए सरोजिनी नायडू, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? सरोजिनी नायडू। तो याद रखना ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट भी पता होनी चाहिए और फर्स्ट लेडी इंडियन प्रेसिडेंट भी पता होनी चाहिए, सरोजिनी नायडू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रीडम फाइटर इज नॉन फॉर द राइटिंग वाई आई एम एन अथीस्ट। देखिए मैंने आपको बहुत बार कहा है कि ये जो लिटरेचर होता है, कल्चर होता है ना, ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये तो बुक ही बड़ी फेमस है, ठीक है। ये सरदार भगत सिंह जी ने जो बुक लिखी है वाई आई एम एन अथीस्ट, उन्होंने काफी सारे रीजंस दिए हैं कि वो क्यों नास्तिक हैं, वो क्यों नहीं भगवान में विश्वास रखते, ठीक है। तो ये छोटा सा फैक्चुअल है उनके बारे में जो है आपको याद रखना है कि सरदार जो भगत सिंह है, फ्रीडम फाइटर, हमारे सभी इनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इन्होंने ये बहुत अच्छी बुक लिखी थी वाई आई एम एन अथीस्ट, ठीक है। टाइम मिले जरूर पढ़ना, बहुत अच्छी बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉन्ग पगड़ी संभाल जट्टा वॉज कंपोज बाय, अगेन लिटरेचर और कल्चर से एक और हमारे पास बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। पगड़ी संभाल जट्टा ये सॉन्ग जो है वो किन्होंने लिखा है? तो ये लिखा है बांके दयाल ने, ठीक है। तो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक्सपेक्ट करते हैं एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोगन जय हिंद
एंड दूसरा स्लोगन क्या है, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऐसा किन्होंने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, अभी सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक जो है बात है कि ये जो है गांधी जी के साथ इनके विचार देखिए कभी मिले ही नहीं। ठीक है जी, तो काफी टाइम तक तो इन्होंने गांधी जी के साथ उनके जो है पीछे लग के काम भी किया, लेकिन इनको पता था कि जब तक लड़ाई नहीं करेंगे तब तक कुछ हासिल नहीं होगा। तो भाई इन्होंने जापानीज की हेल्प ली। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्यों है ये हमारे लिए, क्योंकि जापानीज की हेल्प से इन्होंने 1943 के अंदर इंडिया की सबसे फर्स्ट टेरिटरी आजाद करवा ली थी। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई इंडिया की पहली ऐसी टेरिटरी कौन सी थी जिसे आजाद करवाया गया था, तो इट वाज अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार। ठीक है जी, वहां के दो आइलैंड्स का नाम भी जो है शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा गया है, सिर्फ इन्हीं को ऑनर करने के लिए कि हमारी फर्स्ट टेरिटरी जो फ्री करवाई थी जापानीज की हेल्प से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से फ्री करवा ली थी 1943 में। देखो देश 1947 में आजाद हुआ है और टेरिटरी फ्री करवा ली थी इन्होंने 1943 के अंदर। ठीक है, तो कौन सा हमारे देश का हिस्सा इन्होंने फ्री करवाया था, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, बाकी ये छोटा सा फैक्चुअल आपको हमेशा बचपन से भी पढ़ते आ रहे हो, ये आपको याद रखना होगा। जय हिंद का स्लोगन और यू गिव मी ब्लड, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये स्लोगन जो है किनके द्वारा दिया गया था, तो ये स्लोगन हमें दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है मुस्लिम लीग से रिलेटेड। मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन 1906 बाय, देखो मुस्लिम लीग 1906 के अंदर बनी थी। अभी बनने के लिए देखो एक चीज हमें पता होनी चाहिए, देखो 1905 तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था। ठीक है, मतलब बढ़िया तो मैं नहीं कहूंगी, ब्रिटिशर्स का रूल तो देखो चल ही रहा था, बहुत बुरे तरीके से चल रहा था, लेकिन फिर भी यार देश में एकता थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई बन के रहते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, और यही एकता जो है ये चुभती थी अंग्रेजों को। तो उन्होंने 1905 के अंदर क्या किया, हमारे बंगाल को पार्टीशन कर दिया, हमारे बंगाल का विभाजन कर दिया, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। अभी बंगाल एकमात्र ऐसा प्रांत था, या मैं ये कहूंगी ब्रिटिश की ऐसी प्रेसिडेंसी थी जिसमें ना हिंदू और मुस्लिम दोनों ही बहुत मेजॉरिटी में थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस तरफ ईस्ट बंगाल की तरफ तो सारे मुस्लिम्स डाल दिए, और इधर को इन्होंने क्या कर दिए, सारे हिंदू डाल दिए वेस्ट बंगाल की तरफ। ठीक है, बस उस समय देखो बहुत प्रोटेस्ट किए हम लोगों ने पार्टीशन ऑफ बंगाल के विरुद्ध, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं मानी और पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। ठीक है, अभी पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो देखिए मुस्लिम कम्युनिटी सेपरेट होती है, अभी मुस्लिम कम्युनिटी सेपरेट हो जाती है तो भाई कान भरने के लिए जगह मिल गई, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है कान भरती कि हिंदुओं की पार्टी बन जाएगी, हिंदुओं की मेजोरिटी हो जाएगी, हिंदू नेशन बन जाएगा, मुस्लिम्स को कहां जगह मिलने वाली है, तुम लोगों के लिए ये जगह ठीक नहीं है। तो बस इन्होंने भी सोच लिया कि यार हम भी अपनी पार्टी बनाएंगे, तो 1906 के अंदर जो है मुस्लिम लीग हमारे पास बन जाती है। अभी क्वेश्चन हमारे पास आता है कि मुस्लिम लीग को कौन कौन लोग बनाते हैं, तो इनका नाम आपने याद रखना है, ख्वाजा सलीमुल्लाह, सर सैयद अहमद खान, आगा खां एंड नवाब वकर उल मुल्क। ठीक है जी, नवाब वकर उल मुल्क ये सभी मिलके क्या करते हैं, जो है मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारी मुस्लिम लीग बन गई 1906 के अंदर, और उसके बाद देखिए 1911 के अंदर जो है बंगाल का पार्टीशन एनल कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, बंगाल फिर से एक हो गया, लेकिन जो दरारें भर गई थी, जो पड़ गई थी ना, वो दरारें कभी भरी नहीं। ठीक है, और उसके बाद जब देश आजाद होता है तो ईस्ट बंगाल जो है वो पाकिस्तान डिमांड करता है कि हमें भी दो, तो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया सारा का सारा उनको दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो एक बार इन्होंने जो डिवाइड एंड रूल चलाया था, देखो वो आज तक कहीं ना कहीं दिलों के अंदर बसा हुआ है। ठीक है, Now, next question. Who was the chairman of Punjab Boundary Commission of 1947? देखिए 1947 में इस चीज का नाम, वैसे तो देखिए इट वाज द बाउंड्री कमीशन ऑफ इंडिया, पूरा जो इसका नाम मैं कहूंगी इट वाज द बाउंड्री कमीशन ऑफ इंडिया, लेकिन फिर भी इसको पंजाब बाउंड्री कमीशन क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई ये जो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री जाती है ना, इसका मेजोरिटी एरिया अपने पंजाब से होके जाता है, और वैसे भी पंजाब ही तो आधा हुआ है सबसे पहले। ठीक है, तो जो डिवीजन हुआ है वो इस तरफ जो पाकिस्तानी पंजाब है, इस तरफ जो
हिंदुस्तानी पंजाब है उसके बीच में से ये लाइन जाती है, इसीलिए इसका नाम पंजाब बाउंड्री कमीशन, पंजाब बाउंड्री लाइन है, ठीक है, जिसको हम रैडक्लिफ लाइन बोलते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इट इज अ रैडक्लिफ लाइन, ठीक है, रैडक्लिफ लाइन, ठीक है। तो रैडक्लिफ लाइन के ऊपर ही एक छोटा सा पासेज वे है जिसे हम वाघा बॉर्डर भी कहते हैं, ठीक है। तो वाघा बॉर्डर के बारे में फिर कभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या है वाघा बॉर्डर और क्या है अटारी बॉर्डर। वैसे वाघा बॉर्डर नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वाघा पाकिस्तान में विलेज है, ठीक है, इंडिया में जो विलेज है वो अटारी है, तो नाम होना चाहिए अटारी बॉर्डर, ठीक है। लेकिन फिर भी आपका मेजोरिटी ऑफ लोग जो है वाघा बॉर्डर ही बोलते हैं, वो ऐसे ही फेमस कर रखा है अपन ने, ठीक है जी। चलिए एनी हाउ आज का हमारा क्वेश्चन वो नहीं है, हमारा क्वेश्चन ये है कि जो हमारी इंटरनेशनल लाइन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, रैडक्लिफ लाइन, वो रैडक्लिफ लाइन एक बाउंड्री कमीशन के द्वारा दी गई थी 1947 में। अब इस बाउंड्री कमीशन के चेयरपर्सन कौन थे? तो इनके चेयरपर्सन का नाम था सर साइरिल रैडक्लिफ, ठीक है। और नाम से ही पता चल रहा है कि साइरिल रैडक्लिफ ने अपने नाम से ही क्या दे दिया था, रैडक्लिफ लाइन दे दी थी, विच इज द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास मोहम्मद बिन कासिम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और धमाकेदार क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन कासिम द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर टू कम इन इंडिया एंटर्ड सिंध फ्रॉम विच पास, ठीक है। अभी मोहम्मद बिन कासिम हमने शायद पहले भी कभी इसको डिस्कस किया है। मोहम्मद बिन कासिम जब इंडिया के अंदर आता है अटैक करने के लिए, ठीक है जी, तो वो सबसे पहले जो है सिंध के इलाके में अटैक करता है, सिंध के राजा जो है दाहिर के साथ उसका जो है टोटल कन्फ्लिक्ट चलता है, ठीक है। उसके बाद इसने खूब सारा इन्वेजन किया, ठीक है। वो इंडिया में किस पास के थ्रू आया था? तो इंडिया में वो खैबर पास के थ्रू आया था, ठीक है जी। देखो भाई इंडिया के अंदर पासिस के अंदर से ही आना सौखा है, ठीक है। उधर तो लॉफ्टी हिमालयस है नॉर्थ साइड में, तो वहां से तो आ नहीं सकते। तो इधर पंजाब की साइड से हमारे पास बहुत सारे पासिस बनते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग चिंतपूर्णी ज्वालाजी जाते हैं, आज तो वहां पे सड़कें हैं बेटा, किसी समय पे वहां पे पासिस हुआ करते थे सिर्फ, ठीक है जी। और कुछ एरियाज तो अभी भी ऐसे हैं जो कि पासिस से ही फेमस है, वहां पे सड़कें वगैरह अभी मोटरेबल रोड्स वगैरह कहीं कहीं तो बन गई है, कहीं कहीं नहीं बन पाई है, ठीक है जी। तो कहां से आया था मोहम्मद बिन कासिम? ये आया था खैबर पास के थ्रू जो है इंडिया के अंदर एंटर किया था, ठीक है। और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, मोहम्मद बिन कासिम वाज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर। यहां पे ना अक्सर हम गलतियां करते हैं, देखो मैं आपको ये चीज समझा देती हूं। कई बार ना हमसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, हु वाज द फर्स्ट इन्वेडर्स, सिंपल क्वेश्चन, इन्वेडर्स इन इंडिया, इंडिया में आने वाले सबसे पहले इन्वेडर्स कौन थे? तो बेटा इस क्वेश्चन में आपको कोई कैटेगरी नहीं दे रखी कि हिंदू आया, मुसलमान आया या कौन आया, सिंपल पूछा है कि इन्वेडर कौन थे, तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, आर्यंस। आर्यंस हमारे देश में आए थे सबसे पहले, उन्होंने हड़प्पन सभ्यता वाले लोगों के साथ फाइट किया, उनको वहां से भगाया, ठीक है जी, और खुद वहां पे आके बैठ गए। लेकिन ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर कौन आया, तो आंसर आपका मोहम्मद बिन कासिम होना चाहिए, ठीक है। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि भाई क्या आंसर लिखें, और कई बच्चे जो है मोहम्मद गौरी इस तरह के आंसर्स भी देखो लिखते हैं, तो वो गलत है भाई, वो तो बहुत बाद में आए हैं, ठीक है। मोहम्मद गौरी बाद में आया है, उससे पहले तो गजनवी आ गया था, ठीक है, गजनी आया था। तो वो सब चीजें जो है बाद का पॉइंट है। हमारे पास सबसे पहले मुस्लिम इन्वेडर के बारे में पूछा है तो वो मोहम्मद बिन कासिम है, ठीक है। सिंध के राजा दाहिर के साथ उसका डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट हुआ था, ठीक है, क्योंकि उसका जो जहाज है, मोहम्मद बिन कासिम का जो जहाज है वो पायरेट्स के द्वारा लूट लिया गया था, और सिंध के राजा को उसने बोला था कि आप जो है थोड़ा सा देखिए, पकड़िए कौन है वो समुद्री लुटेरे जिन्होंने मेरा जहाज लूट लिया, और सिंध के राजा ने जो है मना कर दिया था, ठीक है, कि यार मैं नहीं पंगे लेता पायरेट्स के साथ। तो मोहम्मद बिन कासिम ने अपने जितना भी नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करने के लिए इंडिया के अंदर उसने अटैक किया और इंडिया से काफी कुछ लूट के लेके गया था। तो फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर हमारे इंडिया में कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम जैसे ही इंडिया में आता है तो सारी लाइंस खुल जाती हैं, रूट्स खुल जाते हैं इंडिया के अंदर आने के लिए, ठीक है जी। तो सी रूट तो हमें पहले से ही पता थे, देखो इंडिया में एंटर करने के, अभी पासेस के थ्रू, रोड्स के थ्रू भी इंडिया में एंट्री की जा सकती है। ये तो देखिए एक तरह से मुस्लिम्स के लिए भी रास्ता हमारे देश में आने का बन गया था, ठीक है। तो ये बेटा क्वेश्चन जो है वो मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हमने ध्यान में रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेम द सिटी फाउंडेड बाय सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फिरोजपुर। ठीक है, देखिए तुगलक वंश, हमारे पास सुल्तानों के रूल हुआ करते थे। हम छोटा सा ब्रीफली डिस्क्राइब कर लेते हैं क्योंकि आगे मेडिवल हिस्ट्री से हमने बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, इसलिए ज्यादा डिटेल में आज हम यहाँ पे नहीं जाएंगे। देखिए हमारे देश में ना जैसे मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया, फिर महमूद ऑफ गजनी ने अटैक किया, मोहम्मद गौरी ने अटैक किया। तो मोहम्मद गौरी ने जब अटैक किया है उसके बाद से हमारे देश में ना सुल्तानों के रूल स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी खुद तो मर गए, लेकिन अपने जो उनका जो स्लेव था, जो उनका दास था, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको राजगद्दी पे बैठा के चले गए लाहौर की सीट पे। ठीक है, अभी इसने आगे चल के क्या निर्माण कर दिया, दिल्ली सल्तनत का निर्माण कर दिया कि अब ये रूल करेगा, और दिल्ली सल्तनत बन गई थी। और दिल्ली सल्तनत में फर्दर हमारे पास 5 वंश आते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहली तो स्लेव डायनेस्टी होगी जिसको हम इलबरी डायनेस्टी भी कहते हैं। ठीक है जी, फिर हमारे पास जो है सेकंड आती थी, स्लेव डायनेस्टी के बाद हमारे पास खिलजी डायनेस्टी आई थी, फिर हमारे पास जो है तुगलक आए थे, फिर सैयद आए थे, फिर लोधी आए थे। तो इस तरह से 5 वंश हमारे पास आए थे दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, उनमें से जो तुगलक वंश है उसके सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक, और फिरोज शाह तुगलक ने क्या सिटी फाउंड की थी, फिरोजपुर। ठीक है, तो फिरोजपुर का फाउंडेशन किसके द्वारा किया गया है, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया, इनके नाम से ही पता चलता है। ठीक है, और जब लोधी डायनेस्टी खत्म होती है उसके बाद हमारे देश में बाबर आ जाता है और मुगलों का रूल हमारे देश में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो मुस्लिम रूल काफी सालों तक चला हमारे देश में, लेकिन सबसे पहले सुल्तानों की फॉर्म में चला, और उनके 5 वंश खत्म होने के बाद जो है ये आगे चलता है हमारे पास मुगल एम्पायर में। ठीक है जी, चलिए, सो दिस वाज द डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑलराइट गाइज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और फर्दर कुछ क्वेश्चंस के साथ आएंगे, एंड होपफुली आपकी जो है पटवारी से पहले सारी की सारी तैयारी हो जाएगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।